हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू केकेएस फिजिक्स चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की देखो बच्चों डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेस्ड इन द फील्ड। तो बच्चों डेफिनेशन को समझने के लिए अपन डायग्राम में चलते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक सरफेस रखी गई है, ठीक है। उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। देखो बच्चों, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सरफेस यू रखी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यू हो जाएगी। अच्छा, नीचे भी हो सकती है क्योंकि ये तो ओपन सरफेस बनाई है अपन ने। इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसका एरिया वेक्टर ऊपर लिया है और वो एरिया वेक्टर ई वेक्टर से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। तो अभी ये साफ दिख रहा है बच्चों कि इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीका क्या है बच्चों? फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का हमको डॉट प्रोडक्ट करवाना पड़ता है बच्चों। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। किसी सरफेस से पास होने वाला यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उस सरफेस के एरिया वेक्टर को वो सरफेस जिस फील्ड में रखा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए, तो उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। फाई E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। नहीं, डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास कॉस थीटा आता है, तो ये हमारे पास फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला हो गया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, एरिया पर और ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल पर। तीन चीज़ों पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, अगर एरिया बड़ा होगा तो भी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, इसका मतलब फ्लक्स ज़्यादा होगा। और थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए फ्लक्स की वैल्यूज़ भी क्या आएगी बच्चों? अलग अलग आएगी। तो अब हम पहले थीटा के अलग अलग केस पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में बच्चों देखो सरफेस कैसे रखी होगी। ये सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस इस केस में फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। क्यों परपेंडिकुलर होगी? तभी एरिया वेक्टर ई वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? उस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ गया? ई ए, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। सेकेंड केस, थीटा इज इक्वल टू 180। देखो 180 का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस अब भी क्या है? परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर हमने किधर लिया है? इधर की तरफ लिया है बच्चों, ए वेक्टर, जबकि ई वेक्टर इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा? ई ए कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है बच्चों? -1। तो ये हो जाएगा ई माइनस ये, ठीक है। मतलब फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखो, पॉजिटिव फ्लक्स को अलग से हम लिख लेते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स जो होता है बच्चों, पॉजिटिव फ्लक्स, उसको हम आउटवर्ड फ्लक्स भी कहते हैं। आउटवर्ड फ्लक्स या एक्सट्रोवर्ट फ्लक्स, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। नहीं, आउटवर्ड फ्लक्स है, बाहर निकल रहा है। फील्ड लाइंस सरफेस से बाहर निकलती हुई महसूस हो रही है। और सेकंड केस में फ्लक्स निगेटिव आया। निगेटिव फ्लक्स को हम बोलते हैं बच्चों इनवर्ड फ्लक्स।
या इंट्रोवर्ट फ्लक्स भी कह सकते हैं। मतलब इस डायग्राम में हम कहेंगे कि सरफेस के अंदर फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटरिंग फ्लक्स है ये। तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो आउटवर्ड फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स नेगेटिव होता है तो इनवर्ड फ्लक्स बोलते हैं। अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें थीटा कितना है, 90 है। केस थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायग्राम यहीं बना लेते हैं अपन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस इस समय फील्ड के पैरेलल रखी है, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। थीटा कितना हो गया, 90, ठीक है। इस केस में फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। मतलब इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। और समझ भी सकते हैं अगर सरफेस यूँ रखी हुई है फील्ड लाइंस के पैरेलल, तो इस सरफेस से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। क्लियर। इन दोनों केस में फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है, इस केस में फ्लक्स जीरो है। क्लियर। अब हम बच्चों फ्लक्स की यूनिट्स और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। या फिर अपन वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, और इसकी मीटर स्क्वायर तो हो जाएगी वोल्ट मीटर, ठीक है। डायमेंशंस की बात करें, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो न्यूटन मतलब फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2। मीटर के लिए हम लिखते हैं L1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। और कूलम मतलब चार्ज के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, A1 T1। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, m1 L3 T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। साफ पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, उससे स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। तो फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब बच्चों ये मान लो कि यदि हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इर्रेगुलर सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसका तरीका क्या रहेगा, उसका तरीका ये रहेगा कि इस सरफेस पर कहीं पर भी एक एरिया सेगमेंट मान लीजिए। तो हम एक एरिया सेगमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, एक एरिया सेगमेंट मैंने यहाँ पर मान लिया बच्चों, ठीक है, एरिया सेगमेंट, ठीक है। इस एरिया सेगमेंट का एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसको हमने नाम दे दिया DA वेक्टर। अब पर्टिकुलर इस जगह पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, E वेक्टर। और इस जगह पर इन दोनों के बीच का एंगल सपोज करो कितना है, थीटा है। तो अब इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इस एरिया सेगमेंट से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास पूरी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया सेगमेंट से पास होने वाला फ्लक्स लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through DA, इसको हम नाम दे देते हैं D5। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है और एरिया वेक्टर क्या है, DA वेक्टर, ठीक है। तो इस एरिया वेक्टर से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया हमने, D5 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब यदि हम D5 का इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे एरिया सेगमेंट का अलग अलग फ्लक्स निकाल के सबको ऐड कर दो, ठीक है। नहीं, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग छोटे छोटे एरिया सेगमेंट्स का फ्लक्स निकाल कर सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे इसका मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। इट मीन्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हम किसी भी सरफेस से, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे वो कर्व्ड सरफेस हो, चाहे वो क्लोज सरफेस हो, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड बच्चों कुछ अपन क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम सच दैट इट्स नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन अपने को, सरफेस उसका एरिया दे रखा है अपने को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी हुई है बच्चों अपने को, 2 न्यूटन पर कूलम, सच दैट इट्स नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, एरिया वेक्टर ही होता है। इस सरफेस का नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर फील्ड के साथ, मान लो फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। मतलब आपको क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है 60 डिग्री। तो बच्चों आपको एरिया दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, थीटा दे दिया और फ्लक्स पूछ रहा है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई कितना है 2, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस 60। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 10⁻³ इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अपना आंसर आ गया 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सिचुएटेड इन XY प्लेन in an electric field E vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap न्यूटन पर कूलम। ठीक है नहीं है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अपने को, E वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एरिया दिया हुआ है बच्चों अपने को कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सरफेस कौन से प्लेन में रखी हुई है, XY प्लेन में। ठीक है नहीं है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो हम वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। देखो कौन सा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर, ई वेक्टर हमारे पास दे रखा है, ए वेक्टर हम निकाल लेंगे। ए वेक्टर निकालने के लिए केवल क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए अपने को। देखो मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, डायरेक्शन XY प्लेन से आएगी, देखो कैसे आएगी, इसी के नीचे यहाँ लिखा हूँ मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁴ लिख सकते हैं, और ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं डायरेक्शन की, ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन मैंने क्या बताया था आपको, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देखो सरफेस कौन से प्लेन में रखी हुई है, XY प्लेन में, तो इसकी डायरेक्शन इस प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन बची, Z डायरेक्शन। ठीक है नहीं है, X और Y, XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन बची, Z डायरेक्शन बची। और Z डायरेक्शन के लिए अपन यूनिट वेक्टर कौन सा काम में लेते हैं, K कैप। ठीक है नहीं, बस यही समझना था इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर सरफेस XY प्लेन में रखी है तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए आप K कैप लगाओगे। सपोज अगर ये YZ प्लेन दिया हुआ होता तो हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए क्या लगाते, I कैप, क्योंकि YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है, X एक्सिस की डायरेक्शन होती है। ठीक है नहीं, अगर ये XZ प्लेन दिया हुआ होता तो हम यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या लगाते, J कैप, क्योंकि XZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है, Y। क्लियर,
तो यहाँ से हमने ए वेक्टर निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर कितना है अपने पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 20 इंटू 10⁻⁻4 k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं आप सबको पता होगा। आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप के कॉफिशिएंट से और के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एरिया वेक्टर में आई और जे का कंपोनेंट तो है नहीं, तो हम केवल के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप के कॉफिशिएंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 10⁻⁻4 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 8 इंटू 10⁻⁻3 यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। हमको डायग्राम गिवन है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है और उसमें एक क्यूब रखा हुआ है बच्चों, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है a, उस क्यूब की साइड भी कितनी है a की वैल्यू भी दे रखी है बच्चों कितनी है 10 सेंटीमीटर। जिस जगह पर ये क्यूब रखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस तरीके से दिया हुआ है, Ex इज इक्वल टू 200x न्यूटन पर कूलम। मतलब यहाँ पर जो भी फील्ड है वो x डायरेक्शन में कितना है 200x। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल फील्ड है, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। और इस जगह पर y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दिए हुए हैं 0, Ey इज इक्वल टू 0 और Ez इज इक्वल टू 0। मतलब इस जगह पर y और z डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल x डायरेक्शन में है। निकालना क्या है, हमें इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है, क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। अब देखो करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, इस क्यूब में कितनी सर्फेसेज है बच्चों, 6 सरफेस से मिलकर क्यूब बनता है। हम क्या करेंगे, हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो तरीका है हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकालो। तो पहले हम सरफेसेस को नाम दे देते हैं। सपोज ये क्या है A, ये B, ये C, ये D, E, F, G, H। ठीक है, तो अब हम बच्चों हर सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकाल रहे हैं। फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला पता है अपने को, फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सी सरफेस लेते हैं, ABCD सरफेस, ऊपर वाली सरफेस लेते हैं। ठीक है, नहीं फॉर सरफेस ABCD। अब देखो ध्यान से, इस ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, क्यूब में ये ऊपर वाली सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ई वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि सारा फील्ड केवल कौन सी डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो अगर थीटा अगर यहाँ पर 90 रख दूंगा इस फॉर्मूले में, cos 90 कितना होगा 0। इसका मतलब इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं मतलब फाई ABCD इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो गया 0। क्यों, क्योंकि थीटा इस सरफेस के लिए 90 है, cos 90 0, इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। क्लियर। अब ऐसा ही देखो जस्ट नीचे वाली सरफेस पे देखो आप, EFGH, ये नीचे वाली सरफेस है क्यूब के लिए। क्यूब को अपन यूँ विजुलाइज कर सकते हैं, सपोज बच्चों ये क्यूब मान लो इसको एक बार। ठीक है, तो ABCD सरफेस तो ये ऊपर वाली सरफेस थी, इसका एरिया वेक्टर किधर था, ऊपर की तरफ, और ई वेक्टर इधर 90 डिग्री। अब नीचे वाली सरफेस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नहीं है ये EFGH ये वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर देख रहा है, नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर भी कितना है 90। मतलब इसी सरफेस में ऐड कर दूँ मैं
फोर्स सरफेस की जगह सरफेसेस कर देते हैं अपन। और कौन सी सरफेस है ये? EFGH। EFGH इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर देख रहा है बच्चों? नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देख रहा है। इसके लिए भी थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसके लिए भी थीटा कितना है? 90। तो इस सरफेस का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0 5 EFGH। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अभी देखो इस डायग्राम में बच्चों दो सरफेस और ऐसी हैं जिनसे पास होने वाला फ्लक्स 0 है। बताओ कौन सी? एक तो ADGH सामने वाली सरफेस, ये क्यूब की जो सामने वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ देखेगा Z डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में है। इनके बीच का एंगल भी कितना है? 90। तो मैं नाम लिख देता हूं ADGH। ADGH इस सरफेस के लिए भी थीटा कितना है बच्चों? 90 डिग्री। और एक जस्ट इसके पीछे वाली सरफेस देखो, BCFE पीछे वाली सरफेस, क्यूब के पीछे वाली सरफेस, इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है नहीं है, मतलब -Z डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर -Z डायरेक्शन में है। तो कौन सी सरफेस है? BCFE। BCF और E। तो देखा जाए तो बच्चों इन चारों सरफेसेस के लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इन चारों सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा बच्चों? 0। देयरफॉर थर्ड सरफेस लिख दे पहले ADGH और फोर्थ सरफेस लिख ले BCFE। इन चारों सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। तो क्यूब की 6 में से 4 सरफेस ऐसी हैं जिनसे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। बची 2 सरफेसेस, देखो ध्यान से, कौन सी सरफेस? अब हम बात करते हैं DCFG, फोर्थ सरफेस DCFG। इस सरफेस के लिए बता सकते हो थीटा कितना है? देखो साफ दिख रहा है कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर सामने की तरफ है X डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू DCFG, फॉर्मूला लगाएंगे EA cos 0 डिग्री, ठीक है, बाई DCFG इज इक्वल टू E कितना है? अच्छा E की वैल्यू ये हमको गिवन है 200x मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया किसका? DCFG सरफेस का। DCFG सरफेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, ठीक है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। और cos 0 कितना हो जाएगा? 1। अब x और a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा बच्चों DCFG इज इक्वल टू, ठीक है, 200। x की वैल्यू क्या रखोगे? x क्या है? ओरिजिन से उस सरफेस की डिस्टेंस। ओरिजिन ये है O। उससे कौन सी सरफेस की बात कर रहे हैं? इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ओरिजिन से इस सरफेस की डिस्टेंस कितनी हो गई बता सकते हैं? a प्लस a, 2a। तो x की जगह हम रखेंगे 2a। 2 और a की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10 इंटू 10⁻²। और a वापस a की वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा DCFG सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। इधर कर देते हैं अपन, ये कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻1, 0.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लिया हमने। अब बच्ची कौन सी सरफेस? ABEH, फॉर सरफेस ABEH। थीटा कितना है जरा बता दो इसके लिए। देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ देख रहा है, ठीक है, -x की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है +x की तरफ। तो बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री।
तो थीटा कितना हो गया बच्चों 180। तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा ABEH सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा EA cos 180। अब देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। E कितना है अपने पास 200, X कितना हो जाएगा, ये सरफेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर। A की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। 10 × 10⁻², ये हमने वैल्यू रख दी E की। ठीक है, A की जगह क्या रखेंगे, वही स्क्वायर सरफेस है तो साइड स्क्वायर्स का एरिया हो जाएगा। साइड कितना है A, मतलब 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और कॉस एंगल कितना है 180। कॉस 180 क्या होता है बच्चों -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास -2 × 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्यूब की सभी सरफेसेस का अलग अलग फ्लक्स निकाल लिया। अब ये सारे सरफेसेस का फ्लक्स ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। टोटल फ्लक्स अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स मतलब क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स। उनके लिए देखो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। इन 6 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 4 तो 0 है, ये है 0.4 प्लस में और ये है 0.2 माइनस में। तो ये हो गया 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपना आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमको एक स्फीयर गिवन है और उस स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड Q है। हमें क्या करना है, इस स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, phi E इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चों, पॉइंट चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण ही होगा। तो उसको अपन ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज के कारण ऐसी चलती है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। ये हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, क्वेश्चन में बनाया हुआ नहीं था, हमने सॉल्व करने के लिए बना दिया। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, ठीक है। और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम जानते हैं, ठीक है, KQ/R²। R क्या हो जाएगी, रेडियस। यहाँ पर अपने को एक चीज़ और माननी पड़ेगी, इस स्फीयर की रेडियस हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो E का काम तो हो जाएगा, ठीक है। A क्या है, स्फीयर का एरिया, वो भी हम जानते हैं 4πr²। थीटा क्या है, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल। तो जरा वो एंगल भी चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है ही। अगर इस स्फीयर का मैं एरिया वेक्टर बनाना चाहूँ, जैसे मान लो यही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या इधर ही होगी। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर यहाँ पर मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर बना रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में आएगा, तब भी क्या वो फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। अगर मैं एरिया वेक्टर यहाँ बनाऊँ तो भी क्या फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस स्फीयर पर कहीं पर भी एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आएगी। इसका मतलब हर जगह के लिए E वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हमको एंगल भी पता चल गया, तो तीनों चीज़ें पता चल गई, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो E की जगह तो क्या रखूँगा मैं, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R² होता है। एरिया, जिस सरफेस का फ्लक्स निकालना है, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया 4πr²। और थीटा हमने डायग्राम में देख लिया 0 डिग्री आ रहा है। K की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/4πε0 Q/R² मल्टीप्लाई बाई 4πr² cos 0 की वैल्यू 1। देखो बच्चों R² से R² कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है, 4π से 4π कैंसिल। तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया Q/ε0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों
इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और बेसिकली यही क्या है बच्चों, गॉसेस लॉ है, जो हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 7/22 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है अपने को, एक सर्कुलर सरफेस है, उसकी रेडियस गिवन है अपने को, रेडियस r मान लेते हैं, कितनी है 5 मिलीमीटर। पहले तो उस मिली को हटा दो बच्चों, मिली के लिए 10⁻⁻3, ये मिली है, ये मीटर ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है। रेडियस दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है, ये E इज इक्वल टू 7/22 न्यूटन पर कूलम। और जो सरफेस है वो कितना एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। थीटा कितना है यहाँ पर, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे थीटा बच्चों 30 डिग्री नहीं है, यहाँ पे थीटा क्या है 90 - 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री है। बस यही समझना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बना रही है ये सरफेस बना रही है, जबकि थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। इसको डायग्राम से समझते हैं बच्चों। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर सरफेस हमने रख दी। सपोज करो ये सर्कुलर सरफेस हमने रख दी, ये बोल रहा है ये सरफेस जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल ये सरफेस बना रही है। मतलब ये कौन सा एंगल दिया हुआ है, अगर मैं इस सरफेस के लिए एक लाइन बना दूं यूं, तो ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल ये बना रही, ये एंगल दिया हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन में 30 डिग्री जो एंगल है वो ये है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री ये दिया हुआ है। जबकि थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ए वेक्टर। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का ये जो एंगल होता है, ये वाला, ये बच्चों थीटा होता है। ठीक है नहीं है, तो हमको थीटा यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो साफ दिख रहा है बच्चों कि ये टोटल एंगल तो है 90, और उस 90 में से अगर मैं ये 30 माइनस कर दूं तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 - 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब अपने पास सारी चीज़ें हैं, रेडियस है तो एरिया आ ही जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। ए क्या है, सर्कुलर सरफेस है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, πr² से, cos थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 7/22, 7/22। पाई क्या होता है 22/7, r², r कितना है अपने पास 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 7 7 कैंसिल, 22, ये हो गया 25 × 10⁻⁶, cos 60 होता है 1/2। अपना आंसर आ जाएगा 12.5 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमको ये समझना था कि अगर हमें सरफेस के द्वारा बनाया गया एंगल दिया हुआ है तो थीटा निकालने के लिए उसे हमें 90 में से माइनस करना चाहिए, तब हमारे पास थीटा आएगा। ठीक है, तो अपन इसको याद भी कर सकते हैं नोट के फॉर्म में। थीटा निकालने के लिए 90 डिग्री में से क्या लेस करना चाहिए, एंगल मेड बाय सरफेस। अच्छा, सरफेस की जगह प्लेन वर्ड भी आ सकता है, प्लेन। ठीक है, सरफेस या प्लेन जो भी एंगल बनाएगी उसको 90 में से माइनस करोगे तो थीटा आएगा। क्लियर? तो बच्चों ये थे फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस।
इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ को पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।